डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया का। आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, एल्गी एंड वायरस। हम लोग वायरस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में वायरस पहले देख लें, या इसका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया गया है उसको पहले आप देख लीजिए। फिर हम लोग उसके आगे आज बात करेंगे बैक्टीरिया का। ध्यान रहे आपके लिए यह दोनों बात लिखा हुआ है, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम। बैक्टीरिया जो है यह प्लूरल वर्ड है और साथ ही साथ बैक्टीरियम जो सिंगुलर बोलते हैं हम लोग, जो सिंगुलर अगर यूज करेंगे तो बैक्टीरियम, और प्लूरल में जब हम लोग बैक्टीरियम को लिखते हैं वह हो जाता है बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरियम्स जिसको आप कह सकते हैं। याद रखेंगे कि यह जो बैक्टीरिया है यह प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या? एंशिएंट सेल, जो प्राचीन सेल है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस के जगह इनका जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट जहां होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियाइड होगा। एक और पॉइंट याद रखेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग सेल इन्वेलप बोलते हैं। उस इन्वेलप के ऊपर भी आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन, या यह इन्वेलप जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर को। यह एक सिंपल डायग्राम है बैक्टीरिया का, इसके बारे में आप याद रखेंगे। कैप्सूल्स, उसके अलावा सेल वॉल आपको बताया गया होगा। प्लांट सेल, अलगे के जैसे ही यह जो बैक्टीरिया है इनके ऊपर भी सेल वॉल होता है। यह नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। एज वेल एज इसके पास जो इनर इन्वेलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखते हैं जेली लाइक मटेरियल्स जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म लिविंग जेली लाइक मटेरियल है। नॉन लिविंग के बारे में आपको बताया गया, यह सेल वॉल जिसको आप कहते हैं। इसका जो डीएनए है वह सर्कुलर डीएनए होगा। यहाँ आप न्यूक्लियाइड दिखा देंगे, न्यूक्लियस इसका नहीं होता है। मीन्स क्या कि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा। न्यूक्लियस अगर इन्वेलप के अंदर हो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो तब न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्योंकि आपको बताएं कि यह जो है आपका बैक्टीरिया यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आप यहाँ याद रखेंगे कि यह प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का अर्थ आपको ऑलरेडी बताया गया है। प्रो मीन्स एंशिएंट एंड कैरियोट का अर्थ होता है न्यूक्लियस। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो यह जो बैक्टीरिया है यह प्रोकैरियोटिक सेल है, पहला बात। दूसरा याद रखते हैं कि इसका जो मूवमेंट होगा यह होता है फ्लैजिलम के द्वारा। एक या एक से ज्यादा फ्लैजिलम पाया जाता है। लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, यह बड़ा स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं, और इसी के मदद से यह मूव करता है। लोकोमोशन मीन्स होता है पोजीशन का चेंज होना। जो आपके अमीबा है, सॉरी यह जो बैक्टीरिया है यह फ्लैजिलम के मदद से ही मूव करता है। इनमें जो लोकोमोशन होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम, यह याद रखेंगे, फ्लैजिलम के मदद से। दूसरा जो आपको जानना है कि इसका हैबिटेट क्या है, यह पाए कहाँ जाते हैं। तो लाइक वाइज अदर माइक्रोब्स, दीज आर ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट। मीन्स व्हाट? they are present everywhere inside your body, in the plant, on the plant, in other animals, in air, soil, जहाँ भी आप देखें सभी जगह। इवन एक आप सुन के अमेज्ड हो जाएंगे, अगर 1 टीस्पून आप सॉइल को एग्जामिन करें उसमें आपको बिलियंस बैक्टीरिया दिखाई देगा। बिलियन मीन्स क्या कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है दे आर ओमनी प्रेजेंट। तो हैबिटेट आई थिंक आप समझ गए हो कि यह पाया कहाँ जाएगा, इसका नेचुरल सराउंडिंग क्या है। तो दे आर ओमनी प्रेजेंट। इसके साइज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका जो साइज है वह 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर को स्टूडेंट्स हम लोग इस सिंबल से सिंबलाइज करते हैं, माइक्रोमीटर। एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है, ध्यान रखेंगे इसका, 1 × 10⁻⁻6 मीटर। आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो यह जो बैक्टीरियम है इसका साइज वेरी करता है, कुछ बहुत ही छोटे कुछ बड़े, लेकिन याद रखेंगे सारे के सारे जो भी हैं प्रोकैरियोटिक हैं, सिंगल सेल के बड़े होंगे। यह पॉइंट याद रखना है। साइज थोड़ा सा डिफर करेगा, वह वेरी करता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। अब ध्यान रखेंगे इसके हम लोग शेप को समझे। याद रखेंगे इसका शेप भी वेरी करता है। बेसिकली आप 4 शेप में बैक्टीरिया को देखते हैं। मीन्स व्हाट कि बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के हिसाब से। याद रखेंगे यहाँ जैसे हम लोग लिखे हैं कोकस या कोकी, जब बैक्टीरिया आपका स्फेरिकल हो, इस शेप में जब आप बैक्टीरिया को देखें यह कहलाता है आपका क्या? स्फेरिकल बैक्टीरिया।
दूसरा हम लोग जाने रॉड शेप का बैक्टीरिया, याद रखेंगे इसको। यह जो आप शेप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, लाइक पिलर। यह रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये एक साथ अटैच ऐसे भी आपको दिखाई देंगे। ध्यान से थोड़ा सा इस डायग्राम को आप समझ लें, क्योंकि आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस शेप में अगर हमको दिखाई दे, इसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। और यह क्या था आपका कोकस, जिसको हम लोग बोले क्या, स्फेरिकल। और जब हमारा रॉड शेप का होगा उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, याद रहेगा बैसिलस। थर्ड वन इज स्पाइरल। स्पाइरल बैक्टीरिया का शेप आप याद रखेंगे, इस शेप का बैक्टीरिया आपका होगा। स्पाइरल के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान स्थिर से यहाँ देखिए, इस शेप में अगर हम लोग इसको दिखाएं, यह आपका स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप का। एंड जो लास्ट वन है विब्रियो, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमा शेप्ड। यही बैक्टीरिया अगर आप इस शेप में देखें, इस तरह से देखेंगे फ्लैजिलम के साथ, यह कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया है। तो शेप के हिसाब से बेसिकली 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे। कोकस, कोकस मीन्स व्हाट, स्फेरिकल शेप। बैसिलस मीन्स व्हाट, रॉड शेप्ड। एंड स्पाइरिलम मीन्स क्या, स्पाइरल शेप का होगा, जैसे ये देख रहे हैं आप, स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा। एंड फाइनली हम लोग जाने विब्रियो, विब्रियो का अर्थ याद रखेंगे कॉमा शेप्ड। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा देख ले। स्ट्रक्चर में आप याद रखिएगा कि यह जो आपके बैक्टीरियम है यह प्रोकैरियोटिक है, और स्ट्रक्चर इसका डायग्राम यहाँ हम आपको बताए, मेंशन किए। स्ट्रक्चर में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो है वह प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है बात, ओमनी प्रेजेंट होंगे और इनके पास न्यूक्लियाइड होगा। और बाकी एक और पार्ट जो आप यहाँ देखे थे, पिलिया इसको बोलते हैं, यह याद रखते हैं जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तब यह मदद करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि पिलिया के मदद से 2 बैक्टीरियम आपस में एक हो जाते हैं, एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वेरिएशन के साथ नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। पिलिया का मदद इसी में होता है। पिलिया है क्या, आप याद रखेंगे, फिर हायर क्लास में हम लोग उसको डील करेंगे। आगे स्ट्रक्चर तक बात जब आपका कंप्लीट है, तो ध्यान रखिए कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हाउ डज अमीबा गेट इट्स, सॉरी हाउ डज बैक्टीरिया गेट इट्स न्यूट्रिशन। यह जो बैक्टीरिया है इसमें न्यूट्रिशन होगा कैसे। हम गलती से कहीं कहीं पर अमीबा बोल दिए हों तो उसको आप सुधार लेंगे, बैक्टीरियम। याद रखेंगे कि यह बैक्टीरियम में न्यूट्रिशन कैसे होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपके बुक में जो दिया होगा, यह 2 ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पढ़ना आपको, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। लेकिन इसके अलावा आप यह पॉइंट याद रखें कि दे में बी ऑटोट्रॉपिक, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं सर्टेन केमिकल के मदद से। ध्यान से इस पॉइंट को आप समझे, सर्टेन केमिकल के मदद से, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। कुछ अमीबा, सभी अमीबा नहीं, कुछ अमीबा अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। केमिकल का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो वैसे जगह पर यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको दिखेगा, मिलता है वहाँ। और वैसे कंडीशन में भी जो एक्सट्रीम हीट का कंडीशन है, आप जरा कल्पना करके देखिए, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जहाँ जो आपका रॉक है वह लिक्विड बन गया है, कितना टेम्परेचर होता होगा, कितना हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं एक्सट्रीम हीट कंडीशन में। अभी तो बोले कि दे आर ओमनी प्रेजेंट। वैसे जगह पर जहाँ कोई फूड अवेलेबल नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, वैसे जगह पर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन डिराइव करता है, सिंथेसाइज करता है, बना लेता है। उनको वास्तव में हम लोग बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, केमो ऑटोट्रॉप्स। केमो क्यों बोले, चूंकि यह जो न्यूट्रिशन होगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। दूसरा आपके लिए बहुत ही आसान है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स व्हाट, डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, सड़े गले मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। एंड आप बोल सकते हैं सेप्रोफाइट्स, चूंकि डेड एंड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन लेगा। जहाँ सड़े गले ऑब्जेक्ट हो, ऑर्गेनिक मैटर जो मर गया है, जो डेड है, उससे अपना एनर्जी डिराइव करेगा, न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो आप याद रखेंगे क्या कि बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक, इट में भी सेप्रोफाइटिक, और फिर लास्ट वन जो है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लिविंग होस्ट से एनर्जी डिराइव करेगा। होस्ट में भी प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिम्स। यह जो न्यूट्रिशन लेगा या तो खुद बना लिया, या फिर आप जाने कि डेड एंड डिकेइंग से एनर्जी डिराइव किया, या फिर हम लोग याद रखेंगे क्या कि यह एनर्जी किसी भी दूसरे होस्ट से डिराइव करेगा।
अगर किसी होस्ट से एनर्जी अपटेक करेगा वैसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, और यह मोड क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप कि आप न्यूट्रिशन तक बात समझे हो। अब हम लोग इसका एक और पॉइंट डील करेंगे जो है आपका रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा पेशेंसली इसको समझिए, इसी एक वीडियो में ही हम लोग पूरी तरह से बैक्टीरिया को कवर करेंगे। याद रखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस। तो यह याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। आप ऑलरेडी जानते हैं, रिप्रोडक्शन में हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नाम जरूर याद रखना है। जैसे अगर हम लोग इस तरह से एक बैक्टीरियम को दिखाएं आपको, याद रखिएगा सबसे पहले इसमें ग्रोथ होगा। जब यह ग्रो कर गया, ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद बात करेंगे क्या, जैसे यह जेनेटिक मटेरियल उसका है। आपको याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल पहले रेप्लिकेट करता है। यह जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका अमाउंट पहले डबल्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देखें, यह डबल हो जाएगा, यह अमाउंट बढ़ जाएगा। सबसे पहले डिवीजन होगा किसका? जेनेटिक मटेरियल का, और उसके बाद डिवीजन होता है यह मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। यहाँ आप याद रखें क्या कि पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाएगा, और उसके बाद जैसे आप यहाँ इस फिगर में देखिए, जेनेटिक मटेरियल दो भागों में बट गया है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि दो सेपरेट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा विथ न्यू जेनेटिक मटेरियल्स। या जो आपस में होगा दोनों बैक्टीरिया, वो एकदम एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी होता है। जैसा यह है वैसा ही यह भी है। एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ कि एक बैक्टीरिया से, ध्यान रखेंगे, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके कितना बना दिया है? 2। चूंकि एक से 2 बना है, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन के मोड को क्या बोलिएगा? बाइनरी फिजन। याद रखेंगे, बाइनरी फिजन। फिजन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स ब्रेकडाउन। फिजन मीन्स ब्रेकडाउन, टूट जाना, स्प्लिट होना। एंड बाई मीन्स व्हाट? 2। जब 2 भागों में टूट जाए, एक बैक्टीरिया स्प्लिट करके 2 में बट जाए, वैसे मोड को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो आप याद रखेंगे, जनरली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। आई होप कि यहाँ तक आप बात को समझे हो। अब हम लोग जब इसका जनरल फिजियोलॉजी समझ लिए हैं, अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं कि कब यह हमारे लिए फ्रेंड है और किस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं कि यह हमारे लिए दुश्मन है। आप जानते हैं कि जब हमारे लिए वह उपयोगी है, जब उसका यूजफुल इफेक्ट हम देखते हैं, उस सिचुएशन में, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स। और जब उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर पड़े, जब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, तब उसको बोलेंगे फो या दुश्मन। इसके कुछ कॉमन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये एक नाम है लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। यह मदद करता है किसमें? तो आप याद रखेंगे इसको कर्ड मेकिंग में। कर्ड मेकिंग में मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दही बनाने के लिए यह बैक्टीरिया आवश्यक है, जिसको बोलते हैं क्या? लैक्टोबैसिलस। याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध को दही बना दे। याद रखेंगे, क्लियर है? पहला पॉइंट कि यह लैक्टोबैसिलस कर्ड मेकिंग में मदद करता है। दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन। ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है क्या कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर फॉर्म में ले आना। ध्यान रखेंगे, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे ये आपका सॉइल है, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है। आप सपोज करिए कि एक प्लांट या एनिमल है जो अब यहाँ डेड हो चुका है, मर गया है। इसको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा सिंपलर फॉर्म में और मिट्टी में मिला देगा। और मिट्टी में क्या ऐड हो जाएगा? आप कहेंगे सर ह्यूमस ऐड हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है ना, वह जब मरेगा, डिकम्पोज होगा, तो ह्यूमस ऐड होगा, ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? डिकम्पोजिशन। यहाँ डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया मदद करते हैं, यह तो हमारे लिए लाभकारी है। अगर यह डिकम्पोजिशन नहीं हो तो आप क्या कहेंगे? आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का ढेर लग जाएगा। जितना हमारा रिफ्यूजेज है, जैसे आपका डोमेस्टिक रिफ्यूज है, आपका वर्न आउट बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ जानवर मर गए, लिटर फॉल है, जो भी है सभी एक्स्ट्रा रेसिडुअल फूड है, लेफ्ट ओवर फूड है, वो सभी का क्या होगा? उस सभी को बैक्टीरिया और भी डिकम्पोजर्स है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देगा, सरा गला के मिट्टी में मिला देता है। यह याद रखेंगे,
तो डिकम्पोजिशन का काम करता है बैक्टीरिया, हमारे लिए तो यह यूजफुल है, यह तो हमारा फ्रेंड है। इसके अलावा हम लोग याद रखेंगे निट्रिफिकेशन में, यह नाम आप जरूर से याद रखें, निट्रोसोमोनस या नाइट्रोसोमोनस, यह बैक्टीरिया है। याद रखेंगे यह करता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, अमोनिफिकेशन में मदद करता है, या आपके सॉइल में अमोनिया ऐड करेगा, यह याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए, बेसिकली आप पढ़े हैं क्या कि आपके पास कुछ ऐसे प्लांट है, मीन्स आपके सॉइल में कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कैसे प्लांट को बोलेंगे, वैसा प्लांट जिसके रूट में क्या पाया जाए, नोड्स, गांठ। याद रखिएगा इसके पास सिम्बायोटिक रिलेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या बोले हम, राइजोबियम बैक्टीरिया रिलेशनशिप में रहेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। और यह जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यह कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वह नाइट्रोजन ना तो प्लांट ना तो एनिमल के लिए उपयोगी है, डायरेक्ट फॉर्म में उपयोगी नहीं है, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है, सॉइल में मिलना पड़ता है। जब सॉइल में आ जाए तब प्लांट यूटिलाइज करेगा, प्लांट उसको अपटेक करेगा, उसके बाद फिर उस प्लांट को कंज्यूम हम लोग करेंगे और वही नाइट्रोजन हमको मिलेगा। आपको यह भी मालूम होगा कि यह नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है, और बिना प्रोटीन का ग्रोथ नहीं संभव है। बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन नहीं बनेगा, बिना प्रोटीन का ग्रोथ नहीं होगा। स्टूडेंट्स यह पॉइंट याद रखेंगे। इसका क्या मतलब कि नाइट्रोजन इसेंशियल है, और यह राइजोबियम बैक्टीरिया है जो मदद करता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग भी बैक्टीरियम है, जैसे एजोटोबैक्टर, आप याद रखेंगे। ये मिट्टी में वैसे ही पाया जाता है फ्री फॉर्म में। यहाँ तो हम देखें राइजोबियम है सिम्बायोटिक रिलेशन में, कुछ वैसे ही पाए जाते हैं फ्री फॉर्म में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और वह भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। यह जो तीन हम लोग पढ़े ना भी, डिकम्पोजिशन, आप यहाँ ध्यान देंगे, डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल एज निट्रिफिकेशन, यह तीनों हमारे सॉइल को इनरिच करता है, यह तीनों फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सर्टेन केमिकल्स हैं जो मदद करता है हमको ठीक होने में, टू ट्रीट द डिजीजेज। कुछ माइक्रोब्स को यह किल करता है, इसका नाम से क्लियर है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट हो, जैसे पेनिसिलियम, हालांकि यह फंगस से मिला था, लेकिन कुछ बैक्टीरियम है उससे भी हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। याद रहेगा, एंटीबायोटिक्स किसी दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के लिए उपयोगी है। जैसे अगर आप बीमार हो जाए, कोई आपको डिजीज हो जाए, तब आप कोई दूसरे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ दूसरे एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं ताकि वह माइक्रोब्स जो आपको बीमार किया था वह मर जाए, वह आपके शरीर से नष्ट हो जाए। इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन बनाने में भी मदद करता है। वैक्सीन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सर्टेन डिजीजेज के वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे BCG वैक्सीन आपको मालूम होगा, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है, यह ऑलरेडी डेवलप है। वैक्सीन है क्या, आप ऑलरेडी जानते हैं। यह मिमिक करने के लिए माइक्रोब्स को ही डाला जाता है। वीक एंड डेड माइक्रोब्स को जब आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ओरली या इंजेक्शन के मदद से, टू मिमिक द सर्टेन माइक्रोब्स इज नोन एज वैक्सीनेशन। आप ऑलरेडी यह पढ़ चुके हैं। पोलियो का वैक्सीन, BCG जैसे अभी हम बोले आपको ट्यूबरक्लोसिस का। उसी तरह से याद रखेंगे प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विनेगर बनाने में भी इसका मदद होता है। साथ ही साथ बायोगैस का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जैसे आपका रोप बनता है ना जूट में, जूट का जैसे हम लोग जूट एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट के स्टेम से, उसको वाटर में सोक कर दिए, फिर स्टेम से फाइबर निकाले, और रोप बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको यह स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका, इस बैक्टीरियम का, या आप कहें बैक्टीरिया का। इस तरह से आप कुछ याद रखेंगे। हालांकि इसके बाद भी कुछ पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। बैक्टीरिया आपके जानवर के गट में भी पाया जाता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। अगर आप रफेज कंज्यूम करते हैं, उसको आप इजेस्ट कर देते हैं, उसका हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं उसको कर पाता है। कारण है यह भी, एक कारण यह भी है कि हमारे पास सर्टेन माइक्रोब्स नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली है, जैसे आप नाम याद रख सकते हैं, ई कोलाई, इश्रिशिया कोलाई,
और भी कुछ माइक्रोब्स हैं जो आपके पास पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और वह डाइजेशन को मजबूत करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन। क्लियर है बात? यहाँ तक आप याद रखेंगे। यह पॉइंट हुआ कि कैसे यह हमारे लिए मित्र है, कैसे यह हमारे लिए उपयोगी है। अब हम लोग को चर्चा कर ले कि बैक्टीरिया को हम लोग दुश्मन क्यों बोलते हैं, यह हमारे लिए दुश्मन कब बन जाता है। दुश्मन कहते ही किसको है? जो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट जिसका हमारे लाइफ पर हो। नहीं जी, अब ध्यान रखेंगे, जैसे अगर आप बीमार हो जाए किसी के कारण तो आप उसको क्या बोलोगे? दोस्त की दुश्मन। ऑफ कोर्स है कि आप उसको दुश्मन मानते हैं, अपना इनेमी मानते हैं। याद रखेंगे, जैसे यह आपको मेनी डिजीजेज कॉज करता है। सबसे पहले हम लोग यही पॉइंट देख ले, डिजीजेज इन एनिमल्स, या हम लोग में बहुत तरह का डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में। याद रखेंगे क्या? जैसे इसके लिए आप ध्यान रखें, टीटीसीडी हम बोले, टीटीसीडी। याद रखेंगे क्या? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोलेरा, और फिर क्या याद रखेंगे? डिसेंट्री। टीटीसीडी यह डिजीज का शॉर्टकट है, आप याद हो गया होगा आपको। यह सभी बैक्टीरियम के द्वारा होने वाला बीमारी है। आप जानते हैं ऑलरेडी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फिर बोले टाइफाइड, फिर बोले कोलेरा जिसको हैजा बोलते हैं, और डिसेंट्री जिसको आप लूज मोशन भी बोलते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज सम डिजीज इन प्लांट्स, बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट में भी कुछ बीमारी फैलता है। जैसे आप याद रखेंगे ब्लाइट डिजीज के नाम से, जहां भी आप देखें आप याद रखेंगे कि यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है। हम जो भी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से, जैसे ब्लाइट ऑफ एप्पल, ब्लाइट ऑफ पियर, या फिर रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, दीज आर द डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो यह हमारे लिए भी हानिकारक है, हमारे प्लांट्स के लिए भी हानिकारक है, एज वेल है जो हमारा जानवर है। जैसे आप हॉर्स वर्स है, इस सब में एंथ्रेक्स एक डिजीज होता है, एंथ्रेक्स, यह आपके जानवरों के लिए भी हानिकारक है। तो जब हमारे लिए भी हानिकारक, हमारे जानवर के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए, तो उसको हम क्या बोले? इनेमी ही बोलेंगे। वो हमारे लिए अच्छा तो है नहीं, इसीलिए हम उसको क्या बोले? फो, दुश्मन। ध्यान रखेंगे, एज वेल एज या आपके फूड पॉइजन, आपके फूड पॉइजनिंग में भी इसका अहम रोल है। फूड पॉइजनिंग आप पढ़े होंगे, आपका फूड स्पॉइल हो जाए, बर्बाद हो जाए, और उसको खाने से, कंज्यूम करने से सर्टेन सिम्टम्स होता है, इवन डेथ। जैसे आप याद रखेंगे उसका बहुत बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड परमानेंटली डैमेज हो सकता है फूड पॉइजनिंग के कारण, डेथ भी हो सकती है। और कुछ जो चेंजेज है शरीर में, जैसे इंडाइजेशन, वोमिटिंग, डिसेंट्री, वो तो होता ही है। याद रखेंगे 2 माइक्रोब्स का नाम इसमें, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ध्यान रखेंगे इसका नाम, देखिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यह नाम याद रखेंगे। एंड दूसरा स्टाफाइलोकोकस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यह कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप कि आप पूरा बात समझे हो, इसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज, एज वेल एज कब उसको फ्रेंड कहेंगे, कब फो कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।